हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे, आज के सेशन में आपको देखिए एसएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, प्लस सीडीपी के और देखिए हिंदी के। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष में किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर 25 जनवरी को मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा
23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी रेखा हो जाएगी? तो वह देखिए कर्क रेखा हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा प्राइम मेडियन कहाँ से होकर गुजरती है जहां से पूरी दुनिया का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम तय होता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीनविच लंदन यूके से होकर गुजरती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर लैंगिट्यूड घूमने में कितना समय लगता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा सही, 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय लगता है वह 4 मिनट लगता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल्पनिक देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है जिसे पार करते ही तारीख बदल जाती है? वह हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय टॉरस जोन कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है तो 179 होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है तो 179 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में और कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे पवित्र भी माना जाता है? तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे पवित्र भी माना जाता है? तो वह देखिए गंगा नदी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो बताइएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रेशियो होता है 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था? तो हमारे संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा था? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में समय लगा था तो 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा और आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यकृत लीवर होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली किस गैस को
प्राणवायु कहा जाता है जो सांस लेने के लिए आवश्यक है, तो वह देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा तो वह गंगा देखिए नदी डॉल्फिन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज आपको एसएसटी के सिर्फ 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं प्रैक्टिस वाइज, और फिर उसके बाद सीडीपी देखेंगे, हिंदी देखेंगे। देखिए जितने भी आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। डेली मेरी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको सीडीपी के क्वेश्चन कराने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी के कराने वाले हैं। तो देखिएगा सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था वह हरमन रोसा ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्याही धब्बा परीक्षण निर्माण के लिए जाने जाते हैं तो हरमन रोसा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 भाग किसने बताए थे? तो वह हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने बताए थे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे वह सिगमंड फ्रायड ने बताए थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो वह हो जाएगा वुडवर्थ ने विकसित किया था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी होता है? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी होता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 से 10 वर्ष के लिए बच्चों के लिए उपयोगी होता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी 3D सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिआयामी 3D सिद्धांत दिया था तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि का त्रिआयामी 3D सिद्धांत दिया था तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? वह देखिए मैकडूगल के द्वारा किया गया था। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 प्रकार की होती हैं, यह सिद्धांत देखिए मैकडूगल द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, वे एकांत प्रिय और कम बोलने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आते हैं? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी आते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि बालक भी आते हैं और पिछड़ा बालक भी आते हैं। तो यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिया डिस्ग्राफिया शब्द मुख्य रूप से किस अक्षमता को दर्शाता है? तो वह हो जाएगा देखिए लेखन की समस्या को दर्शाता है। डिस्ग्राफिया लेखन की समस्या को दर्शाता है। और देखिए पढ़ने की समस्या जितनी भी होती हैं ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी समस्याएं होती हैं वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं पढ़ने संबंधित। और देखिए गणितीय समस्या से होता है तो यह देखिए डिसकैलकुलिया हो जाएगा। जितनी भी गणितीय गणना से समस्याएं होती हैं वह देखिए डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD
का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ADHD का पूर्ण रूप होता है, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2016 में पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो 2016 में पारित किया गया था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ समानता कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वह देखिए 140 या उससे अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है, तो वह 140 या उससे अधिक होती है। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का उपयोग किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का उपयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किया जाता है? वह देखिए दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, तो वह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग के बच्चों को नियमित स्कूल में समान बच्चों के साथ पढ़ना क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा समावेशी शिक्षा कहलाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धिता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो मंदबुद्धिता का मुख्य कारण हो सकता है इनमें में से सभी हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदबुद्धिता का कारण हो सकता है वंशानुक्रम भी हो सकता है, और गर्भावस्था के दौरान चोट लगना भी हो सकता है, और संक्रामक रोग भी हो सकता है। यहाँ पे सभी कारण हो जाएगा मंदबुद्धिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वह हो जाएगा मौलिकता हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों में मौलिकता का लक्षण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्रैक्सिया का संबंध शरीर के किस हिस्से के संयम से होता है? तो डिस्प्रैक्सिया का संबंध शरीर के किस हिस्से के संयम से होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गामक कौशल मोटर स्किल और मांसपेशियों से होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हैं? तो वह हो जाएगा फ्रोबेल हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह हो जाएगा H.E. आर्मस्ट्रांग ने किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? तो वह हो जाएगा विलियम H. और किलपैट्रिक हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 चरों में स्वतंत्र चर कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा देखिए शिक्षक होता है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, और देखिए बालक जो होता है छात्र जो होता है वह आश्रित चर होता है, और देखिए पाठ्यक्रम होता है यह मध्यम चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? वह देखिए मैकडूगल ने दिया था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, तो मैकडूगल ने दिया था। देखिए आज के सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देखिए वही करवा रहे हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला वुडवर्थ ने दिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दिए थे तो वुडवर्थ ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के न्यूनतम भौतिक सुविधाएं प्रदान करने से
संबंधित था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन माने जाते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा D.W. एलन माने जाते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक माने जाते हैं, D.W. एलन माने जाते हैं। कि सूक्ष्म शिक्षण का माइक्रो टीचिंग में कितना समय होता है? वह देखिए 36 मिनट होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है। तो वह देखिए 36 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मूल्यांकन होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर होता है तो वह मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्परता का नियम से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए कितने न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित हैं? तो वह हो जाएगा 45 घंटे हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत शुरुआत से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो का हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपको हिंदी कराने वाले हैं और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको क्लास यूज़फुल लगती है कि नहीं लगती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं ईमानदारी से करवाते हैं, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और देखिए पूछे जाएंगे। इसलिए देखिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस SST और देखिए CDP की हो चुकी हैं और हिंदी की, तो जो लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेंगे। देखिए 2 स्पीड में कर आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और देखिए इसके रचयिता हैं चंदबरदाई हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? रामचरितमानस की रचना हुई थी देखिए अवधी भाषा में हुई थी। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक देखिए संत कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें है साखी, सबद और रामायणी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरसागर और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो सुरसागर और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो वह देखिए महाकवि सूरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं और देखिए यह अवधी भाषा में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो मधुशाला और मधुबाला और मधुकलश किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो वह देखिए हरिवंश राय बच्चन की हैं। देखिए यहाँ से जितने भी आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और देखिए इस क्लास को 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से देखिए 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं और देखिए यह छायावाद की अनमोल कृति हैं। देखिए इन्हें छायावाद का अनमोल कृति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान गबन और कर्मभूमि उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो गोदान गबन और कर्मभूमि उपन्यासों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसकी प्रसिद्ध महाकाव्य रचनाएं हैं?
तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसकी प्रसिद्ध महाकाव्य रचनाएं हैं? तो वह देखिए रामधारी सिंह दिनकर की हैं। देखिए जितने भी रचनाकार हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए देखिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और इस क्लास को सेव कर लीजिएगा। 1 से 2 बार देखिए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यमा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो यमा काव्य संग्रह की रचयिता हैं महादेवी वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत और यशोधरा महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो साकेत और यशोधरा महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में कवि शिरोमणि और लोकनायक किसे कहा जाता है? तो वह देखिए गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को माना जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? वह देखिए आचार्य केशव दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। यह देखिए हिंदी का पहला अंचालिक उपन्यास है। यह हिंदी का पहला अंचालिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? वह देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचनाएं हैं? वह देखिए धर्मवीर भारती की हैं। गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा यह रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो वह देखिए मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? तो संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और देखिए डेली मेरी ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लासेस मेरी मिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? वह देखिए ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? वह देखिए अनुच्छेद 343(1) हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वह देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र अखबार कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। और देखिए इसके संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल हैं। और देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1826 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1903 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो वह देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा खड़ी बोली और बुंदेली किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो वह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम हो जाएगा करवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से कितने कालों में बांटा गया है? तो वह देखिए 4 काल में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल
और आधुनिक काल 4 कालों में बांटा गया है।